मेरा किसी भी प्रतिशत हो, लाभ हानि हो या कोई भी हो, किसी भी चैप्टर को कराने से पहले मैं उसका बेसिक समझाता हूं, यानी उस प्रतिशत का जो बेसिक है कैसे सॉल्व करते हैं उसे सॉल्व करवाता हूं। फिर मैं उस प्रतिशत यानी उस चैप्टर जैसे प्रतिशत है इसके मैं विभिन्न परीक्षाओं यानी एनटीपीसी में आए हुए सभी प्रश्नों को अध्यायवार करा रहा हूं। इसके बाद मैं प्रश्नों को यानी वर्ष वाइज अभ्यास प्रश्न कराऊंगा। अभी मैं फिलहाल अभ्यास वाइज, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रश्न करा रहा हूं। चलिए दोस्तों देखिए, जैसे कि हमारा ये है आरआरबी एनटीपीसी का ये हमारा एग्जाम है और उसी का मैं पेपर करा रहा हूं। जैसे जनसंख्या वृद्धि पर आधारित, लाभ हानि पर आधारित, या फिर आय व्यय खर्चा पर आधारित हो, संख्याओं पर आधारित हो, इस प्रकार से मैं एक भी प्रश्न अलग से नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं पूरा प्रतिशत आसान भाषा में करा चुका हूं कि कैसे किस प्रश्न को हल करना है। पूरा चैप्टर करा चुका हूं। आज मैं ये आपका यानी विभिन्न परीक्षा यानी एनटीपीसी विभिन्न वर्षों में आए हुए प्रश्न पत्र को करा रहा हूं। चलिए दोस्तों चलते हैं। एक शहर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है और वर्तमान में इसकी जनसंख्या 1000 है, तो कितने वर्ष में इसकी जनसंख्या बढ़कर 1331 हो जाएगी। दोस्तों ये हमारा मिश्र धन सूत्र पर आधारित है और मिश्र धन में ये होता है मूलधन एक धन दर बटे में 100 की घात समय बराबर मिश्र धन, कंपाउंड अमाउंट, ये होता है मिश्र धन। तो दोस्तों जो पूर्व की जनसंख्या है, पहले की जनसंख्या है, उसको हम मूलधन मानेंगे और जो बाद की जनसंख्या है उसको मिश्र धन कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों यानी वर्तमान में जो जनसंख्या है वो 1000 है और 10% की वृद्धि हो रही है, ये दर है। और इसकी जनसंख्या यानी कितने वर्षों में, n वर्षों में 1331 हो जाएगी। तो दोस्तों इसको आप इधर ले जाएंगे तो इसको हम ले गए इधर, तो बटे में आपका 1000 हो गया। अब ये हो गया तो बचा 1 प्लस 1/10, 10 एकम 10 और 11/10 की घात n। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपको एक सीक्रेट बता रहा हूं कि जो आपका यहां है वो ही यहां आएगा। तो आपको ऊपर वाली संख्या का नहीं पता चल रहा हो तो इसका पता चल जाएगा। ये 1010 की घात 3 है तो ये 11 भी का निश्चित रूप से 11 का घन 1331 होता है। मेरे प्रिय साथियों, मैंने आपको घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक, कैसे वर्ग निकालेंगे, कैसे वर्गमूल निकालेंगे, कैसे घन निकालेंगे, घनमूल निकालेंगे, घातांक करने, सब प्रश्न हल करवा दिए हैं। उसमें आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। तो दोस्तों इसको हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं इसको? हम इसको कहते हैं आधार। यदि किसी संख्या में आधार समान हो तो उसकी घातें भी बराबर होती हैं।
यानी 3 वर्ष में जनसंख्या 1000 की 1331 हो जाएगी। ये आपका एनटीपीसी 29 जनवरी 2021 में शिफ्ट फर्स्ट स्टेज फर्स्ट में आया था। चलिए दोस्तों, एक और प्रश्न है जनसंख्या पर आधारित। एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। प्रिय दोस्तों, जैसे अभी अभी भारत में पहलगाम में आके, हमारे देश में आके आतंकवादियों ने हमला किया और निर्दोषों को मार के चले गए, तो हमारी सरकार भी चुप तो बैठने वालों में थी नहीं, क्योंकि चुप बैठ जाते तो फिर और ज्यादा वो मार के चले जाते। जैसे पहले भी तो हमला हुए हैं, संसद भवन पे हमला हुआ था, ताजमहल होटल पर हमला हुआ था, तो उनका दुस्साहस बढ़ता, तो हमको वहां जाके मारने पड़े, तो वहां की जनसंख्या मरी हो। ये थोड़ी आतंकवादी ठिकानों पे ही गिराया गया था, लेकिन कुछ तो मरे ही होंगे। सुना जा रहा है कि वहां का जो परमाणु बम का रेडिएशन है वो सक्रिय हो गया, जो भी हो। तो किसी कारण से एक शहर की 20% जनसंख्या युद्ध के कारण मृत हो गई। मर गई तो घट गई, और शेष जनसंख्या में से 5% व्यक्ति एक महामारी में मारे गए। महामारी में मारे गए। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या 15,200 है, तो युद्ध के पूर्व शहर की जनसंख्या कितनी थी? माना दोस्तों शहर की जनसंख्या X थी, 20% मर गए। उसने ये नहीं कहा कि कितने मर गए, उस 20% मर गए, यानी 100 में से 20% मर गए, 80 बचे, 80% बचे। अब कह रहा है कि और शेष जनसंख्या में से, यानी जो 80% बचे, तो शेष जनसंख्या है, इसमें से 5% और युद्ध में से जो बीमारी फैली थी उसके कारण मर गए। यानी 80% में से 5% मर गए, यानी 80% का 95% बचे। अब वो कह रहा है कि जो बचे हैं 15,200 हैं, जो बचे हैं 15,200। मैंने आपको वायदा किया था कि मैं आए हुए प्रश्न ही कराऊंगा, विभिन्न मतलब रेलवे की परीक्षाओं में, विशेषकर एनटीपीसी की परीक्षा में आए हुए प्रश्न कराऊंगा। जब रेलवे ग्रुप डी का पेपर होगा तो रेलवे ग्रुप डी के स्पेशल प्रश्न कराऊंगा, लेकिन इस समय एनटीपीसी के ज्यादा कराऊंगा। तो देखो दोस्तों, तो देखिएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रतिशत हटाओ बटे में 100 लगाओ। लगा दिया। प्रतिशत हटाओ बटे में 100 लगाओ। तो दोस्तों आप ये जान लीजिएगा, 15,200 जब कोई संख्या हमारी, जब कोई जैसे ये गुणा वाली संख्या है और गुणा वाली संख्या बराबर से दूसरी तरफ जाती है तो उलट के गुणा कर देती है। जैसे तुमको सिखाया गया था कि 5/7 भागित 9/6, तो हम क्या करते थे, जो पीछे वाली संख्या होती थी उसको उलट देते थे और गुणा कर देते थे। यदि दोस्तों आपने भिन्न नहीं जानी हो तो मैंने बहुत ही सरल और रोचक तरीका से भिन्न को सिखाया है। भिन्न का प्रकार, भिन्न को कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, सब सिखाया। तो दोस्तों 100 तो चला गया ऊपर, क्योंकि नीचे है, और ऊपर वाला आ गया नीचे, ये आ गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब है
19, 8 से काट दो, 8 से 1 0 कट गई, 8 से काट दिए 19 8 152, ठीक है, 19 8 152 और 2 0, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। और 19 एकम 19 और 19 पंजे 95 और 5 दूनी 10, तो देखिए क्या 20,000 थी, ठीक है दोस्तों, देखो 20,000 है और अब रह गए 15,200। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, ये मैंने कराए दिया। अब आ जाइए परीक्षा पर। ये जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जनसंख्या पर आधारित थे, ये है परीक्षा पर आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, विमल किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करता है? 40% अंक प्राप्त करता है। फिर परीक्षा में 10 अंक से अनुत्तीर्ण हो जाता है। देखो दोस्तों, यहां पर पास, इस लाइन पर पास है, ठीक है। चलिए, या फिर ऐसे नहीं, थोड़ा बाद में बताऊं। पास उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी 40% अंक प्राप्त करता है, 10 नंबरों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। इसका मतलब है यदि उसे 10 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। 10 अंक और चाहिए थे। तो अब यदि वह 52% अंक प्राप्त करता तो वह उसे न्यूनतम योग्यता से अंकों से 8 अंक अधिक प्राप्त होते। तो पहले तो मेरे प्यारे दोस्तों आप ये जान लीजिए, जिधर का प्रतिशत बड़ा हो उसे आगे लिख लो। वैसे आगे पीछे कहीं लिख लो, उत्तर एक ही आएगा। माना कुल पूर्णांक x है और x का 52% अंक लाया और 8 अंक अधिक प्राप्त हुए। पास वाली लाइन से 8 अंक अधिक प्राप्त हुए। तो यदि मैं माइनस कर दूं 8 अंकों को तो फिक्स उतने अंक हो जाएंगे जितने अंकों पे उसे पास होना है। फिर है, अब है कि वह ऊपर क्या है, 40% अंक प्राप्त किए, कुल पूर्णांक का 40% और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, यदि उसको 10 अंक और मिल जाते तो पास हो जाता। चलिए, तो मैंने दोनों कंडीशन एकदम फिक्स पास होने की रख दी। जैसे कहते हैं ना कि 33% अंक तो आना जरूरी है तभी पास माना जाएगा, अन्यथा फेल हो जाएगा, राम नाम सत्य हो जाएगा भैया। तो अभी समझ आ जाएगा बस कि ये बराबर, आप सोच रहे होंगे ये बराबर कैसे रख दिया, वहां अधिक अंक प्राप्त हुए आपने घटा दिया, या कम अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है, वहां जोड़ दिया। अभी समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों, x को लाइए एक तरफ, 52% माइनस 40% बराबर 10 और 8 को उधर लाए तो प्लस का हो गया, तो ये हो गया 6%। 52 में से 40 गए तो 6% बराबर 18। तो प्रतिशत हटाओ, बटी में 100 लगाओ। अब दोस्तों मैंने बताया था जब हम प्रतिशत से यानी गुणांक की संख्या को बराबर से दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उस संख्या को उलट के गुणा कर दो। उलट के क्या कर दो, गुणा कर दो। ये लीजिए कर दिया, 6 यानी 100 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया, 6 एकम 6, 6 तिया 18, 300 अंक पे पास हो जाएगा। कितने अंकों पे पास हो जाएगा? 300 अंकों पर पास हो जाएगा। चलिए अब देखिए तुम्हें हकीकत क्या है।
देखो सबसे पहले तुमको क्या करना है, जो प्रतिशत बड़ा हो उसको आगे रख लीजिए और जहां अधिक अंक प्राप्त हो रहे हो उसमें से घटा लीजिए और जहां कम अंक प्राप्त है उसमें जोड़ दीजिए और दोनों को बराबर रख लीजिए। ठीक है, 3 से आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैंने बराबर क्यों रखा। देखो उसे जैसे 52% अंक प्राप्त हुए यानी उसको 308 अंक प्राप्त हुए और इसमें से घटा दो 8 तो हो गए 300। ठीक है, हो गए ना बराबर। अब 40% का मतलब है उसको 2 से 40%, उसको क्या चाहिए था 40, x बराबर 300, सॉरी ये तो 3 से है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, अब है मेरा यानी 23वां प्रश्न लिया है मैंने जैसा कि आपको वायदा किया था कि आरआरबी एनटीपीसी का ही पेपर का क्वेश्चन लाऊंगा और बहुत सभी महत्वपूर्ण प्रश्न छांट के लाऊंगा। आरआरबी एनटीपीसी 12 जून 2022 शिफ्ट सेकंड में स्टेज सेकंड में आया था। तो दोस्तों करना क्या, विमल किसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करता है, ये पास होने की बाउंड्री है। 40% अंक प्राप्त करता है, 40% अंक प्राप्त करता और 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि 10 अंक और मिल जाते तो पास ही हो जाता। फिर कहता है 52% अंक प्राप्त करता है, 52% अंक प्राप्त करता है और 8 अंक अधिक प्राप्त हो जाते हैं, 8 अंक उसे अधिक मिल जाते हैं। 52% में से 8 अंक अधिक मिल जाते हैं। यदि इन 8 अंकों को मैं घटा दूं तो बाउंड्री लाइन पे आ जाएगा। तो दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको करना क्या है, जो प्रतिशत दे रखे उनको आपस में दो घटा। 52% माइनस 40%। दोस्तों अब एक तरफ उसने कहा कि अधिक अंक प्राप्त होते हैं और एक तरफ कहता है कम अंक प्राप्त होते हैं। तब आपको करना क्या है, इन अंकों को लेना जोड़, इस अंकों को लेना जोड़। तो ये हो गया 6% बराबर 18। ठीक है, तो 1% बराबर 18, इससे काट दो 3 बार। 1% बराबर कितना 3, तो पूरा 100 बराबर 100 बराबर, या ऐसा कर लीजिए x से गुणा कर लीजिए। तो यानी माना कुल पूर्णांक x है और x का 6% बराबर 18, तो x बराबर प्रतिशत हटाओ बटी में 100 लगाओ, बटी में 100 लगाओ। और दोस्तों मैंने तुमको बताया था कि जब हम किसी संख्या को गुणा वाली किसी संख्या को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो उस संख्या को पलट के गुणा कर देना है। पलटने का मतलब अंश को हर में और हर को अंश में, 6 18, यानी कुल अंक 300 है, कुल अंक 300 है। अब या तो 40% में 10 अंक जोड़ लो। ठीक है, तो ये कह रहा
कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने थे। तो 46x का 46%, ठीक है, और प्लस में 10, क्योंकि 10 अंक आ जाते तो पास ही जो हो जाता। तो 46% गुणा में 300 x का मान प्लस में 10 बाद में कर लेंगे। प्रतिशत हटाओ बटी में 100 लगाओ, 0। तो ये हो गया दोस्तों 6 × 18, 3 18, 3 चौक 12 और 1 13, और उसको 10 अंक और चाहिए। कितने अंक चाहिए इसको? 10 अंक और चाहिए, यानी 10 जोड़ दीजिए, ये वाला 10, तो यानी 148 अंक। कितना अंक होना चाहिए? 148 अंक होना चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को 40% अंक प्राप्त करने चाहिए। माना परीक्षा का पूर्णांक x है, जैसे 10वीं में परीक्षा का पूर्णांक जो 6 से होता है, 5वीं में परीक्षा का पूर्णांक 5 से होता है। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए टोनी को न्यूनतम 40% अंक चाहिए। माना पूर्णांक x है, कुल पूर्णांक, और उसका 40% चाहिए थे टोनी को। उसने 120 अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी उसको 40% अंक चाहिए थे, लेकिन 120 अंक प्राप्त करके 40 अंकों से यानी 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। 30 अंकों से यानी 30 और मिल जाए तो पास हो जाएगा, यानी 40% अंक हो जाएंगे 30 और मिल। तो ये हो गए 150। कितने हो गए दोस्तों? 150। प्रतिशत हटाओ बटी में 100 लगाओ, लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा, अब इसको इधर ले जाएंगे, 0 से 0 कट गया, 10 ऊपर चला गया, 4 नीचे रह गया, 4 नीचे रह गया। ठीक है, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 से नहीं 2 से काटो दोनों को, 2 से काट दिया, ये 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 से काट दो इसे 75 बार, 75 बार काट दिया, ये हो गया 55 25। ये आंसर आ गया दोस्तों, क्योंकि जैसे 75 और 5 का हमने गुणा किया तो 55 25 आया। इकाई का अंक 5 केवल यही है, इस ना इसमें इकाई का अंक 5, ना इसमें इकाई का अंक, ना इसमें। 55 25 और 7 35 और 2 37, यानी 375, यानी उसका कुल पूर्णांक 375 है। ये थे दोस्तों परीक्षा पर संबंधित प्रश्न। यदि आपको ज्यादा प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट में बताइए। अब दोस्तों ये है हमारा अगला प्रश्न। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। कितना? जितना मिलता है उसका 80% खर्च कर देता है। ये बच्चे, मेरे प्रिय भाइयों बहनों दोस्तों, ये जो मेरे ये हैं आपके क्या है, आय व्यय और खर्चा पर। कितना आप कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, कितना बचत करते हैं, ये उस पर आधारित है। विकास अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है। भाई देखो, ये है आय बराबर, और ये है मेरा व्यय या खर्च, व्यय माने खर्च, और ये है मेरा बचत। क्या है? बचत। ठीक है दोस्तों,
माना उसकी आमदनी 100 रुपये है। कितने रुपए है? 100 रुपये आमदनी है। ठीक है। वेतन में 80 खर्च कर देता है, 80 खर्च कर देता है। जब प्रतिशत में दिया हो तो प्रतिशत का जवाब प्रतिशत में ही दो। ठीक है। 80 खर्च कर देता है, 80% खर्च कर देता है, यानी 80 में 100 में से 80 खर्च कर देता है, तो बचत कितनी हुई? 20। बचे कितने? 20। तो भैया 20 बचे। ठीक है, 20 बचे। अब आ जाइए, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है। सीधी सी बात है, 25% की वृद्धि हो जाती है। 100 पे 25 की वृद्धि हो जाती है। 100 पे 25 की, तो 125। दोस्तों मेरे प्रिय साथियों, यदि आपको अच्छे से समझ ये ना आए तो एक बार मेरा प्रतिशत का टॉपिक पढ़ लेना, पार्ट 1 जरूर पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा एकदम शुरू से समझ में। 25% की वृद्धि हो जाती है वेतन में, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, उसके व्यय में यानी व्यय में 15% की वृद्धि हुई। यानी जब उसने कहा कि 25% की वृद्धि हो गई तो उसने कहा खर्च को 15% बढ़ा लेते हैं, खर्च को 15% बढ़ा लेते हैं। तो देखिए, देखो दोस्तों, 80 खर्च पर 15% बढ़ा लेना, ये 15/100 ऐसे भी कर लो, या तो 15/120/10, ये यानी 12 रुपये और उसका खर्च बढ़ गया। ठीक है, और 12 को 80 में जोड़ लीजिए, या तो ऐसे कर लो या कैसे कर लो, सीधे सीधे 80 गुणा में 80 गुणा में जितनी वृद्धि हुई है 100 प्लस में 80, तो ये होगा 115/100। ये 0 से ये 0 कट गए, और 2 चौका 8 और 2 पंजे 10 और 2 तिया 2, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8 और 1 9। अब हो गया 92 हो गया दोस्तों। तो खर्च उसका 92 हो गया। खर्च कितना हो गया? 92 हो गया। तो इसको घटा लीजिए, बचत कितनी हो गई दोस्तों? घटा लेने पर बचत हो गई दोस्तों, ये हो गया 3 बच गया और 3 बच गया, यानी 33। पहले 20 बचत करता था, अब 33 बचत करता है। तेरा उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो वृद्धि कितनी हुई दोस्तों? 20 का 33 हो गया। वो कहता कि कितनी उसकी बचत में कितनी वृद्धि हो गई, तो आंसर था 13। तब आंसर 13 था, लेकिन 100 पर पूछा है, तो हमको जब प्रतिशत निकालना हो तो कौन सी संख्या का? 13 का प्रतिशत निकालना है। आधार संख्या कितनी है? 20। पहले 20 ही तो थी बचत, गुणा में 100, तो 20 पंजे 100 और 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, यानी उसकी बचत जो बचत है 65% बढ़ गई। आप सोच रहे होंगे तो कैसे बढ़ गई? अरे सीधी सी बात है, 20 पे 13 रुपये बढ़ गए, तभी तो 33 हुए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम और एक बार और समझ लो, समझना चाहें तो, जैसे थोड़ा शॉर्ट बता देता हूं। 100 आय, बचत, आय, खर्च, व्यय, व्यय, आय बराबर व्यय यानी खर्च और प्लस में बचत। ठीक है दोस्तों, 100 रुपये उसकी आय है,
80 रुपये खर्च करता है तो 20 ही तो बचेंगे, 20 बचेंगे। ठीक है, अब 125 हो गया। अब उसने क्या काम किया, इस 80% पे 25% की वृद्धि, यानी 25 की नहीं 15% की वृद्धि हो गई। तो इसका 80 का हम निकाल लेते हैं 15%, यानी 15% की वृद्धि हुई। तो इसके दो तरीका हैं, 15% की वृद्धि हुई, 15% निकाल लीजिए और 80 में जोड़ लीजिए। दूसरा 100 प्लस में प्लस वृद्धि बटे में 100 कर लीजिए, ये डायरेक्ट आ जाएगी। 20 से काट दीजिए, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 चौका 92, 92 हो गया। अब ये घटा लीजिए तो ये बचे भई तुम्हारे 33, कितने बचे, 33 बचे। अब वृद्धि कितनी हुई, 13 की वृद्धि हुई, 13 की वृद्धि हुई। कितने की वृद्धि हुई दोस्तों, 13 की हुई। कितने पे वृद्धि हुई, 33 पे नहीं हुई है, 20 पे हुई है। पहले 20 बचत करता था, 20 गुणा में 100, 20 पंजे 100, 13 पंजे 65, यानी 65% की वृद्धि हुई बचत पर। अब है दोस्तों, ये भी वेतन पर आधारित है। ए और बी दोनों के वेतन का योग 4300 है। माना एक्स का, ए का वेतन x है और बी का वेतन y है। तो दोनों का योग जो है, ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपये है। कितना है, 4300 रुपये है। ठीक है, आगे ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। समझो, ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है। वह बी और बी अपने वेतन का 80% खर्च कर देता है और उनकी बचत राशियां समान हैं। भाई ए और बी, और दोनों की जो बचत है वो है समान। वो है क्या है, समान। तो देखो, ए 95% खर्च कर दिया, 100 में से 95 खर्च कर दिया, तो बचत हुआ 5%। 5% इसकी बचत हुआ। ठीक है, यानी जो वेतन मिल रहा है उसका 5% और वेतन मिल रहा है उसे x रुपये। अब बी में आ जाइए, बी को वेतन मिल रहा है y रुपये और वो 80% खर्च कर देता है, तो बचत हुई 20%। 20% बचत हुई दोस्तों। तो दोस्तों इसको हम परसेंट से परसेंट कट गया, तो 5x बराबर 20y। चलिए दोस्तों इधर कर लेते हैं, 5% बराबर 20% y। प्रतिशत से प्रतिशत काट दिया, 5x बराबर 20y, 5% बराबर 20y और 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी x बराबर 4y। x बराबर, x के मान को रख दो इस समीकरण में, x बराबर रख दो 4y। ठीक है, 4y, x बराबर कितना रखना है हमको, 4y। 4y और ये हो गए 5y, तो कितने हो गए, 5y। 5y बराबर 4300 और इससे इसको काट दीजिए, 5 अट्ठे 40 बचे 3, 5 6 30, यानी 830 रुपया। क्या बाई क्या है, बी का वेतन। तो ए को कितना मिलता है, भाई दोनों को जो मिलता है जुड़ के वो मिलता है 4300 और दोनों को मिलता है 4300 और जो दोनों को, और इसमें से 860 रुपये बी को मिलता है और ये दोनों को मिलता है, ए प्लस बी दोनों को मिलता है। तो 0 बचे, 4 बचे, 12 में से 8 गए तो 4 बचे,
3440 वेतन जो है ए का है। तो ए का वेतन कितना है? 3440 ए का वेतन है। ए का वेतन कितना है? 3440। कितना सरल है। चलिए देखिए दोबारा से। माना ए का वेतन x है, बी का वेतन y है, दोनों का जोड़ 4300 है और 95% खर्च करते थे। देखो यहां देखो उनकी बचत राशियां समान हैं। तो दोस्तों यानी ए अपने वेतन का 95% खर्च कर देगा तो 5% बचेगा। 5% बचेगा, 5% बचा एक्स का। अब वो 80% खर्च कर देता है बी, तो 20% बचा। कितना बचा? 20%। ठीक है दोस्तों, 5% बचत है एक्स की और 20% बचत है अपने वेतन की बाई की, और परसेंट से परसेंट काट दिया, परसेंट से परसेंट काट दिया। ठीक है, 5x बराबर 20 बाई 5 चौका 20, यानी x बराबर 4 बाई, और x की जगह पे हमने जो यहाँ x प्लस में बाई थी तो x की जगह पे 4 बाई रख दिया। 8600 आ गए, 4300 में से घटा के हमारा आंसर आ गया। चलिए अब है दोस्तों संख्या पर आधारित प्रश्न। संख्या पर आधारित प्रश्न, इसका दूसरा पार्ट भी है। बाकी का 10 हिस्सों में, इसमें प्रतिशत में 10 प्रकार के जो 10 प्रकार हैं और हर में इनमें प्रश्न आता है। एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है। देखो दोस्तों, संख्या है 48%, संख्या का 48% और 38% का अंतर 354 है। ठीक है, माना संख्या हमारी x है तो बच गए 10। कितने बच गए? 10% बच गए, बराबर 354, x का 354। ठीक है, तो उस संख्या का 58% ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों परसेंट हटाओ, बटे में 100 लगाओ, 10 बटे में 100। इस 0 से 0 दोस्तों 10 का गुणा इधर हो जाएगा, तो x बराबर 10 का जब हम इसमें गुणा करेंगे 3540 हो। अब कह रहा इस संख्या का 58% ज्ञात कीजिए। इस संख्या का 58% ज्ञात कीजिए। 58% ज्ञात करना है, यानी x बराबर कितना है? 3540, यानी 3540 का 58% ज्ञात करना है। 58% ज्ञात करना है। तो दोस्तों परसेंट हटाओ, बटी में 100 लगाओ, 0 से 0 काट दीजिए, 8 चौका 32, आंसर आ गया ये। देखो एक इसमें जैसे 10 से भाग देंगे तो दशमलव आएगा ही, इसका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, और 10 से भाग देंगे दशमलव यहां आ जाएगा। तो देखो जब मैंने इकाई का अंक सबसे पहले यदि हम 58 का इसमें गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 4 में करेंगे, 8 चौका 32 आएगा। तो मैंने 8 चौका 32 करके ऑप्शन की तरफ देखा, इसमें अंतिम अंक 2 कहीं भी नहीं है, बस गुणा करने की जरूरत ही क्या है, हो गया हमारा आंसर। चलिए दो संख्या a और b, दोस्तों ये संख्या पर आधारित प्रश्न है, चुनाव पर आधारित आएगा प्रश्न, लेकिन अगले उसमें आएगा जीत हार पर आधारित, चुनाव पर आधारित आएगा। ठीक है, बहुत प्रकार के, जनसंख्या पर आधारित आएगा। दो संख्या a और b, एक तीसरी संख्या c से क्रम से 15% और 32% कम है। देखो क्रम से कहा है, इसका मतलब है c a से, जैसे a और b का नाम लिया और क्रम से कहा है, इसका मतलब
पहले ए की बात करेंगे फिर बी की बात करेंगे क्रम से। तो बी ए के कितने प्रतिशत कम है? ए, बी और सी, दो संख्या ए और बी, तीसरी संख्या सी से क्रम से 15 और 32% कम है। प्रतिशत की बात हो रही, माना संख्या सी पूरा 100 है, 100 है। अगर ए 15% कम है यानी 100 से 15 यानी 85%। का मतलब क्या होता है? 100 पर। तो 100 में से 15% कम है, 85% है ये, ठीक है, सी का। और ये 32% कम है, तो ये हो गया 68। कितना हो गया? 68। संख्या बी, संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से तुलना की है बी की। तो दोस्तों अब हमारा कितने प्रतिशत? 17 कम है। संख्या बी संख्या ए से कितना कम है? 17। कितने पे कम है? देखो 17 कम है। आपको ए बी से, बी जो है ए से कितने प्रतिशत कम है? ए से कम है, तो 17 कम है बी ए से। आधार जिससे तुलना करवाई होती है उसको रखते हैं नीचे, उसको आधार संख्या कहते हैं 85 और गुणा में 100% लगाने के लिए 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। तो दोस्तों तो 20% कम है। कितना प्रतिशत कम है? 20% कम है। वैसे भी दिख रहा है भैया, देखो 17 पंजे 85 और 17 चौका 68, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85 और 17 चौका 68, ठीक है। तो इसे बनाओ 100, इसमें दोनों तरफ कर दो 20 से गुणा कर दिया, 20 पंजे 100, 20 चौका 80। देखो है कि नहीं 20% कम, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला सवाल करते हैं। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई और पुनः इसमें 8% की वृद्धि की गई। बाइक के मूल्य में हुई निवल प्रतिशत वृद्धि कितनी है? दोस्तों इस प्रकार के प्रश्नों में, इसे यानी कई तरीका होते हैं मैथ में, लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों में पहले वृद्धि की गई फिर कमी की गई, या पहले वृद्धि की फिर वृद्धि की, या फिर पहले वृद्धि की फिर कमी की, या फिर पहले कमी की फिर वृद्धि की, या दोनों बार कमी की। तो इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों बहुत आसान सूत्र है, x प्लस में y प्लस में x y बटी में 100। दोस्तों जहां कमी आए वहां माइनस लगा लेना बस। एक बाइक के मूल्य में 10% की वृद्धि की गई, ठीक है, और पुनः 8% की वृद्धि की गई। दोनों जगह आपका क्या है दोस्तों? दोनों जगह वृद्धि है तो प्लस है, ठीक है। तो 10 और 8 18 प्लस में, या 0 से 0 8 बटी में 10, ये हो गया 18 प्लस में 0.8 और ये हो गए 18.8। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा, भाग, दशमलव की भिन्न, शांत, अशांत नहीं जानते हैं तो आप मेरे दशमलव वाली वीडियो को देख लेना, सब कुछ सीख जाएंगे। तो ये कुल वृद्धि 18.8% की हुई, कुल वृद्धि 18.8% की हुई। माना यहीं की यहीं करते हैं हम, यहीं की यहीं आपका क्लियर कर देते हैं, x बाई x गुणा में y बटी में 100, ठीक है। जैसे इसने कहा है कि 10% की वृद्धि की गई,
10% की वृद्धि की गई। अब कह रहा है यहां माना होता कि कमी की गई, ये कमी लगा देते, प्लस यहां माइनस लगा देते, बटे में 100, और एक प्लस और एक माइनस का गुणा माइनस होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ जा गया। ये भी आरआरबी एनटीपीसी में आया था 18 जनवरी 2017 में, शिफ्ट थर्ड में आया था। एक कंपनी का मुनाफा अप्रैल से मई तक 10% बढ़ गया। 10% बढ़ा है, प्लस लगेगा। तत्पश्चात मई से जून में 20% गिर गया, माइनस लगेगा। यहां बढ़ा है और यहां घटा है तो माइनस लगेगा, बटे में 100। फिर जून से जुलाई 50% बढ़ गया, इसको बाद में करेंगे। तो देखो 10 ऋण 20 बराबर ऋण 10 का, या 0 से ये 0 कट गई और या 0 से ये 0 कट गई, ऋण का 2 बराबर ऋण का 12 हो गया, ऋण का 12 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों देखो ऋण का 12 है हमारे पास और मुनाफा 50% बढ़ गया। पहले हमने निकाल लिया दोनों का, अब मुनाफा जो है 50% बढ़ गया, तो प्लस माइनस 12 गुणा में 50 बटी में 100, माइनस 12, 50 दूनी 100, 2 छिक्के 12। ठीक है, तो दोस्तों ऋण का 12 और धन का 50 और ऋण का 6। ठीक है, ऋण ऋण को जोड़ लीजिए, 50 ऋण 18 बराबर 32% प्लस का आया। तो उसके जुलाई तक मुनाफे में प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी हुई? आज 2017 का सवाल है, अब नया तरीका आ गया। ये नहीं कहेगा वृद्धि हुई, ये कहेगा कितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। ध्यान रखना दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है। दोस्तों इसी के साथ ये स्लाइड समाप्त हुई और अगले पार्ट लेकर हम आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों।